नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस 2021 के लिए टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रहा है आज से, और आज हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 1 की। टेस्ट नंबर 1 का ये हमारा डे 1 होगा, जिसमें हम 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हालांकि इसकी पीडीएफ जो है वह आपको पहले ही प्रोवाइड कर दी गई है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जान लीजिए इसके बारे में। थोड़ा सा डिस्कशन करने से पहले उन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। एक अन्य बात है, जैसे कि आपको बोला गया था कि जो है लेक्चर आपको जो है वह 7 बजे मिल जाएगा, लेकिन ना वॉइस नहीं रिकॉर्ड हो पाई, यानी कि आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इस वजह से दोबारा पूरी रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, तो थोड़ा आपको लेट से लेक्चर मिल रहा है। फिलहाल बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। देखिए, टेस्ट सीरीज को डिस्कस करने के ना 2 तरीके होते हैं। या तो प्रश्नों को पढ़ करके सीधा उसका आंसर बता दिया जाए आपसे, और दूसरा तरीका होता है कि प्रश्न को पढ़ा जाए और डिटेल से उसकी एनालिसिस की जाए। तो देखिए, सीधा आंसर बताना सही नहीं होगा, और डिटेल से अगर बताने लग जाया जाएगा तो लगभग समय 10 से 12 प्रश्नों में ही 1 से 1.5 घंटे का लग जाएगा। तो हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि दोनों के बीच में कुछ न कुछ समानता बरती जाए, या फिर दोनों के बीच का रास्ता निकाला जाए, और वह यह होगा कि थोड़ी सी जानकारी आपको इनके बारे में दे दी जाए और प्रश्न को बता दिया जाए। तो बस इसी पे फोकस रहेगा पूरा का पूरा। एक अन्य चीज़ देखिए, पीडीएफ जो है वह आपको पहले टेस्ट की तो मिल गई, लेकिन आगे से जो भी पीडीएफ होंगी वे पेड होंगी, या फिर सिर्फ हमारे पेड ग्रुप के मेंबर को ही पीडीएफ मिलेगी। चार्ज आपको बता दूं तो जो चार्ज है वह मात्र 100 रुपये लिया जा रहा है, जिसमें आपको 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जीएस प्लस सीसेट की। इसके अलावा इसी पेड ग्रुप में आपको सीसेट के पिछले वर्षों के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, और बाकी अन्य चीज़ें, जैसे देखिए पीडीएफ को बनाने और बनवाने में मेहनत लगती है, तो इस वजह से जो है उसका चार्ज थोड़ा कर दिया गया है। बाकी अन्य कोई बात नहीं, और 100 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। फिलहाल चलिए बात कर लेते हैं यहाँ इसकी टेस्ट सीरीज की। तो हमारा पहला जो प्रश्न है, हाँ, लेक्चर और या फिर टेस्ट सीरीज का जो डिस्कशन है वह फ्री है और रहेगा भी, तो निश्चिंत रहिए। आपको नहीं चाहिए पीडीएफ, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, पहला जो प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हड़प्पाकालीन लिपि भाव चित्रात्मक थी। दूसरा, सैंधव लिपि मूल रूप से देसी थी, उसका पश्चिम एशिया की लिपियों से कोई संबंध नहीं था। तीसरा, सैंधव मुहरें सर्वाधिक सेल खड़ी की बनी थी। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, और डी तीनों सही हैं। चलिए, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 के तीनों ही कथन सही हैं। देखिए, हड़प्पाकालीन जो लिपि थी ना वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह जान लीजिए आप लोग कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, यह भी आप लोग जानते रहिए। और जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी, यानी कि भाव भंगिमाओं के आधार पर और चित्रों को बना करके वे लोग लिखते थे, या उनकी जो लिपि थी वह चित्रों के माध्यम से थी, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो अब तक हमको जितने भी चिन्ह मिले हैं, तो 64 मूल चिन्ह लगभग मिले हैं, और 250 के आसपास तक हमको अक्षर मिले हैं, ठीक है। 250 से 400 के बीच में हमको अक्षर मिल चुके हैं, और 64 जो है वह मूल चिन्ह हमको मिल चुके हैं अभी तक हड़प्पाकालीन लिपि से संबंधित। दूसरी बात कर लेते हैं, या तो इसी में हो गया। मुहरों की बात करते हैं, तो जो इनकी मुहरें थी वह सर्वाधिक सेलखड़ी की थी, और इनका आकार कहीं कहीं बेलनाकार हमको मिला है, कहीं पर यह वर्गाकार रूप में हमको मुहरें मिली हैं, तो कहीं कहीं पर आयताकार, और इसके अलावा वृत्ताकार भी मुहरें हमको प्राप्त हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो सर्वाधिक मुहरें प्राप्त हुई वे सेल घड़ी की ही प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला, सर्वप्रथम कपास उत्पादित करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। बी, लोग तांबा और पीतल मिलाकर कांसे का उत्पादन करते थे। सी, मोहनजोदड़ो के किसी बर्तन पर लेख नहीं मिला है। डी, हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियां भी मिली हैं। बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन गलत है यहाँ पर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तांबे और पीतल को मिला करके कांसा नहीं बनाया जाता था, तांबे और टिन को मिला करके कांसा बनाया जाता था, ठीक है। देखिए, तांबा जो था ये लोग राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से प्राप्त करते थे। राजस्थान के आर लिख दूँ चलेगा, राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से ये लोग तांबा प्राप्त करते थे, और जो वो था, क्या कहते हैं, टिन था,
वे लोग यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग टीन जो है वह अफगानिस्तान के क्षेत्र से प्राप्त करते थे या लाते थे। ठीक है, ये तो हुआ इसकी बातें। कपास का उत्पादन जो है वह सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है और अरब के लोगों के द्वारा जो है कपास को सिंडन भी इसी वजह से कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक चीज़ आपको बताऊं, जो हमने प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट की पूरी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जो है ना, वहाँ को अगर आप उस पूरी सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको कभी भी टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो IAS की हो या PCS की हो, लगाने या सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे और बहुत डिटेल से डिस्कस किया गया है। जो लोग नहीं देख रहे हैं वो जा करके उन्हें लगातार देखना शुरू करें, अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित करवाने वाले प्रश्नों को मैं पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि मैं पढ़ूंगा कि हड़प्पा सिंधु नदी, मांडा चिनाब नदी, रंगपुर मादर नदी, चहुंदड़ो सिंधु नदी, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होती है, तो बेहतर होगा कि इन्हें आप ही पढ़ें। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। जो सिंधु नदी है, जो हड़प्पा है वह सिंधु नदी के किनारे नहीं, हड़प्पा जो है वह रावी नदी के बाएं तट पर है। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ जो क्षेत्र है या जो स्थल है वह है मोहनजोदड़ो। बाकी अन्य सभी सही सुमेलित हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए बागोर, बी भीमबेटका, सी मेहरगढ़ अथवा डी सरायनाहर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मेहरगढ़ एक नवपाषाणिक स्थल था और यहाँ से जो है हमको कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यह एक बस्ती भी थी। ठीक है, मेहरगढ़ से हमको एक नवपाषाणिक कालीन बस्ती भी मिली है कृषि के अलावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें भीमबेटका से। देखिए, भीमबेटका से हमको पूरा पाषाणकालीन शैल चित्रित गुफाएं मिली हैं। ठीक है, पूरा पाषाणकालीन भीमबेटका का जो क्षेत्र है वहाँ से हमको पूरा पाषाणकालीन शैलाश्रय बोल दीजिए या फिर चित्रित गुफाएं हमको मिली। यहाँ पर हमको पूरा पाषाणकालीन चित्र देखने को मिलते हैं भीमबेटका से। कहाँ पर है जरा कमेंट बॉक्स में कर बताइए तो कमेंट कि भीमबेटका की लोकेशन कहाँ पर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, देखिए ये जो ऑब्लिक करके प्रश्न आते हैं ना, इनमें या तो इधर वाला पढ़ा करिए या तो इधर वाला पढ़ा करिए, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसे पढ़ेंगे निम्न में से कौन सा शेष कथन सही है तो प्रश्न पढ़ने में ही आप कंफ्यूज हो गए, नीचे ऑप्शन पढ़ेंगे तो और कन्फ्यूजन बढ़ती रहती धीरे धीरे। ठीक है, तो एक साइड का पढ़िए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। दूसरा, शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। तीसरा, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी तीनों सही हैं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था वह पितृसत्तात्मक था। इसके अलावा शूद्र शब्द का प्रथम उल्लेख हमको ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है और 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल का नाम है पुरुष सूक्त या सूत्र, जहाँ पर एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से जो है चारों वर्णों की उत्पत्ति की बात कही गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। दूसरा, समिति आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। तीसरा, सभा राजा की नियुक्ति पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 कथन सही है, असत्य है। ठीक है, दूसरा और तीसरा कथन असत्य है, बाकी पहला कथन केवल और केवल सही है। दूसरा देखिए, समिति आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था नहीं थी। विदत जो थी वह आर्यों की सबसे प्राचीन सभ्यता सबसे प्राचीन संस्था थी। इसके अलावा समिति जो है वह राजा की नियुक्ति व उसे पदच्युत करने और उस पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में किस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है? ए, सरस्वती और घग्गर नदी के मध्य का क्षेत्र, बी, रावी और सिंधु के मध्य का क्षेत्र, सी, सरस्वती और सिंधु के मध्य का क्षेत्र, और डी, सतलज और चिनाब के मध्य का क्षेत्र। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, फट जाएगा इसकी वजह से, पेज थोड़ा सा लाइट है ये। तो बताइए इसमें से किस क्षेत्र को जो है वह मध्यवर्त कहा गया है? चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती और घग्गर नदी के मध्य के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। ठीक है, देखिए घग्गर नदी को एक अन्य नाम द्वती के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो सरस्वती नदी थी वह ऋग्वैदिक कालीन सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी और इसे नदी तमा कहा जाता था। लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल की, वह नदी थी सिंधु नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में नहीं हुआ? ए, इस काल में स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया, बी, इस काल में यज्ञ का अनुष्ठानिक महत्व बढ़ गया, सी, वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी लेकिन व्यवसाय कर्म आधारित ही रहे, और डी, उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी लेकिन व्यवसाय कर्म आधारित हो गया। यह आंसर गलत है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में कठोरता तो आई ही आई थी, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म आधारित न होकर के जाति आधारित हो चुकी थी। ठीक है, बाकी अन्य सभी कथन सही हैं। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के उपनयन संस्कार को प्रतिबंधित कर दिया गया था और इसी काल में कर्मकांडों और यज्ञों के अनुष्ठानिक महत्व को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। पुरोहितों का काफ़ी ज़्यादा समाज में वर्चस्व स्थापित हो गया था और जो कर चुकाने वाला वर्ण था या समुदाय था वो मात्र और मात्र वैश्य था। बाकी अन्य जो तीन थे, क्षत्रिय था वह तो राजा हुआ करता था। ठीक है, तो राजा तो कोई काम कर चुकाएगा नहीं, राजा को ही कर चुकाया जाता था, या क्षत्रिय का काम युद्ध माना गया था। पुरोहित जो है वह मार्गदर्शन करते थे क्षत्रियों का और समाज को धर्म की बातें सिखाते थे। ठीक, कृषक उत्पादन कार्यों में लगा रहता था, तो जो कर चुकाने का संपूर्ण दायित्व था वह था वैश्यों का। नेक्स्ट, किस यज्ञ के दौरान राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था? ए, अग्निष्ठोम, बी, वाजपेय, सी, राजसूय, या डी, अश्वमेघ। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वाजपेय यज्ञ के दौरान राजा के द्वारा एक रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था जिसमें राजा का घोड़ा भी दौड़ता था, राजा भी अपना घोड़ा लेकर के दौड़ता था। ठीक है, और उसमें रथ दौड़ में सभी लोग शामिल नहीं होते थे, राजा के ही समीपवर्ती रिश्तेदार जो है उस रथ दौड़ में शामिल होते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर थोड़ी सी बात करें अग्निष्टोम यज्ञ की, तो इस यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी और इस यज्ञ में जो है सोम का पान किया जाता था। सोम एक प्रकार की उस समय की मदिरा को बोला जाता था। ठीक है, मदिरा को बोला जाता था सोम, मदिरा का पान किया जाता था और पशु की बलि दी जाती थी अग्निष्टोम यज्ञ में। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन कहाँ मिलता है? ए, मुंडकोपनिषद, बी, छांदोग्योपनिषद, सी, ईशानोपनिषद, या डी, कठोपनिषद। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ईशानोपनिषद में पहली बार निष्काम कर्म के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, या फिर इसका प्रथम प्रतिपादन मिलता है। बाद में इसका प्रतिपादन हमको अन्य वेदों या उपवेदों में देखने को मिलता है, जैसे कि भगवत गीता में भी हमको निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अगर थोड़ी सी जानकारी और जानना हो तो मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी फूटी नौका कहा गया है। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, याद रखिएगा दिमाग में। मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी फूटी नौका कहा गया, यानी कि जो उपनिषद थे वह कर्म कांड के विरोधी थे। यहीं से आप निकाल लीजिए दो चीज़ों को, जितने भी उपनिषद थे उन्होंने कर्म कांडों का विरोध किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि संवर संकल्पना
किस धर्म से संबंधित है? ए जैन, बी बौद्ध, सी भागवत या डी शैव। चलिए देखिए, संवर संकल्पना जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि कर्म का प्रवाह जो है वह जीव की ओर रुक जाता है। कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाता है, मतलब संवर के कारण उसका प्रवाह, कर्म का जो पाप है, जो उसके पुराने पाप हैं, वह धीरे धीरे जीव की ओर आना रुक जाते हैं। ठीक है, और कर्म जीवन की ओर जो प्रवाह करता है उसको क्या कहते हैं? मतलब कर्म मान लीजिए जीव की ओर जा रहा है तो उसको आश्रव बोला जाता था, आश्रव बोला जाता था। ठीक है, या आसवन बोला जाता था, ऐसे मान लीजिए आश्रव या आसवन बोला जाता था जब कर्म का जीवन की ओर प्रवाह होता था। और कर्म का जीवन की ओर प्रवाह को रुकना बोला जाता था संवर। यह किस प्रकार होता था? तो इसको जो है भोजन वगैरह रोक करना लोग बंद कर देते थे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता था कि धीरे धीरे वे जो है शुद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसका जो चरम बिंदु होता था, वह जो चरम स्तर है वह संथारा होता था, यानी कि लोग जो है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे और माना जाता था कि उनको मुक्ति मिल गई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए हीनयानी महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते थे। बी हीनयानी भक्ति में विश्वास करते थे। सी महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। डी महायान आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। दोनों ही बौद्ध मत के एक अलग अलग संप्रदाय हैं, इनके बारे में पूछा जा रहा है कि बुद्ध को यह किस प्रकार या इनके क्या क्या मान्यता थी, यह पूछा जा रहा है यहाँ पर। और आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला विकल्प यहाँ पर गलत दिया हुआ। हीन यानी जो है वह मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। एक छोटी सी चीज़ या छोटा सा ट्रिक बताऊँ। देखिए, हीन का मतलब छोटा मान लीजिए, तो जो हीनयान थे वह पुरुष मानते थे बुद्ध को, या महापुरुष कह लीजिए, महापुरुष मानते थे किसको? बुद्ध को। और जो महायान है उसको महान या बड़े से जोड़ लीजिए, तो पुरुष के ऊपर देवता हो गया ना। तो महायानी लोग जो है वह बुद्ध को देवता मानते थे और इस कारण वे उनकी मूर्ति की पूजा भी करते थे, यानी कि ये भक्ति भी करते थे महायानी लोग। ठीक है, और आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में आप बुद्ध धर्म को जब हम देखेंगे तो अच्छे से आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के अष्ट महास्थान में कौन शामिल नहीं है? ए गया, बी वैशाली, सी संकाशी या फिर डी पाटलिपुत्र। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए अष्ट महास्थान कहा किसे जाता है। तो जो बुद्ध से जुड़े 8 प्रमुख स्थल थे उनको बौद्ध धर्म या बुद्ध लोग उनको महास्थान के रूप में या अष्ट महास्थान के रूप में जानते हैं या कहते हैं उनको महास्थान। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। यह बुद्ध से संबंधित स्थल नहीं है। बाकी अन्य सभी स्थलों को जानते हैं। देखिए, जो बुद्ध से संबंधित 8 स्थल थे उनमें लुम्बिनी या लुम्बिनी बोलते हैं ना इसे, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाश, राजगृह और वैशाली है। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, लुम्बिनी, सारनाथ, राजगृह, गया, कुशीनगर, श्रावस्ती और वैशाली। ठीक है, यह बुद्ध से जुड़े या महात्मा बुद्ध के अष्ट महास्थान के नाम से जाने जाने वाले स्थल हैं। नेक्स्ट, पांचरात्र या पंचरात्र किस धर्म से संबंधित है? ए जैन, बी वैष्णव, सी शैव या फिर डी शाक्त। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी पंचरात्र या पांचरात्र जो है यह नारद स्मृति में इसका उल्लेख किया गया है। नारद स्मृति में इसमें महर्षि नारद के अनुसार जो है वह पंचरात्र में 5 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? पहली तो परमत्व, दूसरी मुक्ति, तीसरा युक्ति, चौथा योग और सबसे अंत में 5वां जो है वह है विषय, या जिसे हम संसार भी कहते हैं या जिसे संसार कहा गया। ठीक है, तो पंचरात्र या पांचरात्र में कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं? परमत्व, मुक्ति, युक्ति, योग या और विषय। ठीक है, और
पंचरात्र के जो मुख्य उपासक थे, जो पंचरात्र संप्रदाय हैं, इनके मुख्य उपासक कौन कौन हैं? तो इनके मुख्य उपासक हैं, इनके द्वारा मुख्य रूप से पूजा की जाती है नारायण के रूप में विष्णु की, या फिर नारायण विष्णु इनके प्रमुख उपासक हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। बी, बुद्ध के समय या जन्म से पूर्व 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था। सी, महाजनपद सूरसेन उत्तर प्रदेश में था। डी, अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। चलिए, तो जो गलत कथन है वह है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र नहीं। भगवती सूत्र जो था वह था जैन ग्रंथ, लेकिन दो बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों की भी सूची मिलती है। वे दो बौद्ध ग्रंथ थे अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। इन दोनों बौद्ध ग्रंथों में भी 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की हमको सूची मिलती है। ठीक है, बाकी अन्य तीनों कथन सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए जल्दी से इसे पढ़ करके। वीडियो को ना ऐसे प्रश्नों पर पॉज कर लिया करिए, तब अपना आंसर टिक किया करिए। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म संप्रदाय के संपादक या ब्रह्म संप्रदाय का प्रतिपादन जो है वह आचार्य माधव ने किया था, न कि विष्णु स्वामी ने। विष्णु स्वामी और एक अन्य संत थे, कौन? वल्लभाचार्य, यहाँ नीचे दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने मिल करके रुद्र संप्रदाय का प्रतिपादन किया था और इनके द्वारा जो मत दिया गया था उसको बोला गया शुद्ध द्वैत मत। ठीक है, फिर से सही से लिख दे रहा हूँ मैं। देखिए, ब्रह्म संप्रदाय के संपादक जो थे या प्रतिपादन जो ब्रह्म संप्रदाय का किया था वह किया था आचार्य माधव ने, और इन्होंने जो मत दिया आचार्य माधव ने उसको बोला गया द्वैतवाद। विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य ने संयुक्त रूप से रुद्र संप्रदाय का प्रतिपादन किया था और इनके द्वारा जो मत दिया गया उसको बोला गया शुद्ध द्वैतवाद या शुद्ध द्वैतावाद भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जैन धर्म की विशेषता नहीं है? ए, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। बी, जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। सी, जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। डी, जैन धर्म में अहिंसा पर बल दिया गया है। इसके तहत कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प या कौन सी विशेषता नहीं है जैन धर्म की, या फिर ये बताना सीधे सीधे कि कौन सा विकल्प गलत है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की कहीं भी निंदा नहीं की गई। वर्ण व्यवस्था की जो निंदा करने वाला धर्म है वह है बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म में जैन धर्म की निंदा, वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। इसके अलावा बाकी अन्य सभी कथन सही हैं। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को तो स्वीकार किया गया है, लेकिन देवताओं को जिन के नीचे माना गया है। ठीक है, सर्वोच्च स्थान जिन को मिला है, उसके बाद स्थान जो मिला है वह देवताओं को मिला है। थोड़ा सा हेर फेर है, बस इतने का। बाकी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में जैन धर्म भी विश्वास रखता था, बुद्ध धर्म भी विश्वास रखता था। हालांकि जैन धर्म में अहिंसा पर अति से ज़्यादा बल दे दिया गया था। इन्होंने कृषि को भी प्रतिबंधित ही किया था या कृषि को भी हिंसा का ही रूप माना था। इस कारण जो ज़्यादातर जैन लोग आपको मिलते होंगे ना, वह व्यापारी वर्ग वाले ही मिलते होंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि बुद्ध की शिक्षाओं को सूत्र पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किस बौद्ध संगति में किया गया था? ए, प्रथम बौद्ध संगति। बी, द्वितीय बौद्ध संगति। सी, तृतीय बौद्ध संगति। या डी, चतुर्थ बौद्ध संगति। जल्दी कीजिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद तुरंत ही जो है राजगृह के पास जो है प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन किया गया था। समय था 463 ईसा पूर्व का। शासक था अजातशत्रु और इस प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन जो है राजगृह के
सप्तपर्णी गुफा में किया गया था, सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है, जहाँ पर जो बुद्ध धर्म के दोनों पिटक हैं, दो पिटक हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इनका प्रतिपादन किया गया था। और देखिए एक अन्य चीज़, जो सुत्त पिटक है इसमें बुद्ध के उपदेशों और साथ ही साथ बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को बताया गया है। विनय पिटक में संघ से संबंधित नियमों को बताया गया, जो बौद्ध संघ थे उनमें किस प्रकार आचरण करना है या किस प्रकार रहना है उसको बताया गया था। और जो तीसरा पिटक था अभिधम्म पिटक, वह बुद्ध धर्म, अधिधम्म पिटक या अभिधम्म पिटक इसको बोला जाता है, इसमें गौतम बुद्ध के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई थी, ठीक है, बुद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या कहाँ की गई, तो अभिधम्म पिटक में। धम्म से आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है, कि यह दार्शनिक की बात करता है, वहीं सुत्त पिटक उपदेशों और बुद्ध के उपदेशों और साथ ही साथ उनके सिद्धांतों की बात करता है। विनय पिटक संघ में रहने वाले नियमों की बात करता है। बात करते हैं अभिधम्म पिटक की, तो इसका प्रतिपादन तृतीय बौद्ध संगति में अशोक के काल में किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को कहाँ के राजा की चिकित्सकीय सहायता के लिए भेजा था? ए वत्स, बी वैशाली, सी अवंती या फिर डी अंग। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रदोत की चिकित्सकीय सहायता के लिए, उनके इलाज के लिए भेजा था, उनको पीलिया रोग हुआ था। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इन्हें आपको ही बताना है। चलिए वीडियो पास करके अब तक आपने अपना सही आंसर टिक कर लिया होगा मेरे ख्याल से। आदत डालिए, टेस्ट सीरीज ऐसे ही सॉल्व की जाएगी पूरी। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कुरुल का जो है ना, कुरुल के रचनाकार नक्कीकर नहीं थे, कुरुल की रचना की थी तिरुवल्लुवर ने। किसने? तिरुवल्लुवर ने कुरल साहित्य की रचना की थी। यह एक संगम साहित्य था। बाकी अहनानुरु की रचना रुद्र शर्मन ने की थी, मणि मेखले की रचना शीतलय सत्तनार ने की थी और शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो अदिगल ने की थी। नेक्स्ट बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पौर था? ए सभादल, बी कोतवाल, सी बैठक या फिर डी सैनिक। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। पौर जो था वह कोतवाल को बोला जाता था मौर्य शासनकाल में, ठीक है। और उस समय ना जो पूरा प्रांत था उसको तीर्थों में विभाजित कर दिया गया था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय कुल 18 तीर्थ थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अर्थशास्त्र में भी यह चर्चा की गई है। नेक्स्ट वहाँ जब हम लोग बात करेंगे प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज में तो वहाँ इसको और डिटेल से देखेंगे। यहाँ बताइए, हर्ष के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा भूमि देने की प्रथा चलाई। दूसरा, इसमें राज्य की आय 4 भागों में बांटी जाती थी। तीसरा, उसके राज्य में सुदृढ़ विधि व्यवस्था थी, या इसको एक दूसरा विकल्प ले सकते हैं आप लोग कि उसके राज्य में सड़कें जो थी वह सुरक्षित थी। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी कहाँ गया हमारा भाई, केवल 2 और 3, और डी 1, 2 और 3। चलिए मैं दो ही विकल्प देता हूँ आप लोगों को, इन्हीं दोनों में से आप बताइए कौन सा सही है। चलिए सही आंसर है इसका, पेन ले लूँ, ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा सही। देखिए उसके राज्य में सड़कें जो हैं सुरक्षित नहीं थी, इसी कारण ऐसा माना जाता है कि हर्ष के राज्य में सुदृढ़ विधि व्यवस्था नहीं थी। बाकी अन्य दोनों कथन सही हैं। उसने पदाधिकारियों को जो भूमि हस्तांतरित करता था तो उसके लिए वह सब बाकायदा शासन पत्र जारी करता था, ठीक है। इसके अलावा पुरोहितों को भी जो भूमि दान दी जाती थी वह परंपरा हर्ष ने चालू रखी, उसको बंद नहीं किया, ठीक है। पुरोहितों को भूमि हर्ष के समय भी दी जाती थी, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, जो राजकीय आय थी वह 4 भागों में बांटी जाती थी। वे 4 भाग कौन कौन से? तो देखिए पहला भाग जो है वह राजकीय आय का राजा के खर्च के लिए रखा जाता था, राजा के खर्च के लिए रखा जाता था। राजकीय आय के दूसरे भाग को विद्वानों के ऊपर खर्च किया जाता था या विद्वानों के ऊपर खर्च करने के लिए रखा जाता था। राजकीय आय का जो तीसरा भाग था वह पदाधिकारियों और साथ ही साथ आमात्यों या अमलों के बंदोबस्त के लिए रखा जाता था। और जो राजकीय आय का तीसरा भाग था वह खर्च किया जाता था चौथा भाग था वह किया जाता था धार्मिक कार्यों के ऊपर,
ठीक है। देखिए, राजकीय आय हर्ष के शासनकाल में 4 भागों में विभाजित थी। पहले भाग को राजा के ऊपर खर्च करने के लिए रखा जाता था, दूसरे भाग को विद्वानों के लिए, तीसरे भाग पदाधिकारी और अमलों के बंदोबस्त के लिए रखा जाता था और चौथा भाग धार्मिक कार्यों के खर्च हेतु रखा जाता था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। चलिए, यहाँ बताना है आपको कि कौन सा सुमेलित नहीं है। भारत के आर्थिक प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। शब्दावली है एक तरफ, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विवरण है। बताइए आप लोग वीडियो को पॉज करके। चलिए, तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यह सुमेलित नहीं है। उद्रंग जो है वो गुप्तकालीन सिंचाई कर नहीं था। उद्रंग एक प्रकार का भूमि कर था, ठीक है, सिंचाई कर नहीं था। बाकी अन्य सभी कथन सही हैं। हिरण्य जो है वो मौर्यकाल में लिया जाने वाला नगद कर था। दिनार को गुप्तकाल की एक स्वर्ण मुद्रा का एक प्रकार थी दिनार, और मासक मौर्यकालीन तांबे के सिक्के थे। एक अन्य प्रकार के तांबे के सिक्के मौर्यकालीन में चलाए जाते थे जिन्हें कासापर्ण या काकड़ी भी बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गुप्त काल में लिखी गई कौन कौन सी पुस्तकें हैं, नीचे दिया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी गुप्त काल में लिखी गई थी। पहला न्यायावतार, दूसरा मुद्रा राक्षस, तीसरा मेघदूत, चौथा नैषधेय चरित। ऑप्शन है आपके पास ए 1, 2 और 3, बी 2 और 3, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, न्यायावतार, मुद्रा राक्षस और मेघदूत की रचना गुप्त काल में की गई थी। न्यायावतार के रचनाकार थे सिद्धसेन जी, ठीक है, लिख दूं मैं। न्यायावतार के रचनाकार जो थे वे थे सिद्धसेन। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी, तो मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाख दत्त ने। मेघदूत लिखा था कालिदास जी ने। बात करते हैं नैषधेय चरित की, तो यह राजपूत काल में लिखा गया था और ये इसे लिखा था जयचंद के दरबारी कवि एक सेकंड, नैषधेय चरित को जो है जयचंद के दरबारी कवि हर्ष के द्वारा लिखा गया था। राजा हर्ष के द्वारा नहीं, जयचंद के दरबारी कवि हर्ष के द्वारा नैषधेय चरित को लिखा गया था राजपूत काल में। चलिए, यहाँ बताइए, पूछा जा रहा है कि अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए, यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि होती थी। बी, यह सेना के प्रमुख को दी गई उपाधि थी। सी, यह संतों के ठहरने का एक स्थान था, या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अग्रहार जो है वह प्राचीन भारत में जो है ब्राह्मणों को दी गई भूमि को बोला जाता था, और यह भूमि जो है वह राज्य कर से मुक्त होती थी। लेकिन इस भूमि को, जो यह मान लीजिए कोई भूमि का टुकड़ा राजा ने किसी पुरोहित को दे दिया, तो इस भूमि में जो लोग पहले से रह रहे हैं, और मान लीजिए राजा ने ए ब्राह्मण को यह भूमि दे दी, तो ए ब्राह्मण इन लोगों से इस भूमि में रहने के लिए कर वसूल सकता था। हालांकि ए को यह कर राज्य को या राजा को नहीं देना होता था, राज्य कर से यह भूमि मुक्त होती थी, ठीक है। चलिए, सिंपल आप लोग याद रखिए, राज्य कर से मुक्त भूमि को अग्रहार कहा जाता था। इसे पुरोहितों या ब्राह्मणों को दान दिया जाता था प्राचीन भारत में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ बताइए कि राजा दैवी स्थिति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस माध्यम को अपनाते थे। पहला, देवी देवताओं के साथ अपने नाम को जोड़ना। दूसरा, विशालकाय मूर्तियों का निर्माण। तीसरा, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करना। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा, बताइए। चलिए, देखिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 कथन। 3 के तीनों आपको मतलब 3 के तीनों ही कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं कि राजा जो था वह अपने आप को देवताओं से जोड़ने के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करता था। जैसे कुछ राजा अपने नाम के साथ देवी देवताओं का नाम जोड़ देते थे। जैसे आप सामान्यतया अशोक को ले सकते हैं, उसने अपने नाम के साथ जोड़ा देवा नाम प्रिय, यानी कि देवताओं का प्रिय। इसके अलावा विशालकाय मूर्तियों का राजाओं द्वारा निर्माण किया गया। दक्षिण भारत में आप इस प्रकार की कई मूर्तियाँ देखेंगे, और सिंपल है, आप मथुरा में देखेंगे तो मथुरा से आपको एक कनिष्क की मूर्ति मिलेगी जिसका धड़ नहीं है, मतलब सिर नहीं है, धड़ है खाली,
ठीक है, और बड़ी बड़ी उपाधियां भी ये लोग धारण करते थे। आप सीधे अशोक को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अशोक के किस अभिलेख से प्रकट होता है कि अपनी धर्म यात्राओं में अशोक ब्राह्मणों और क्षमणों का दर्शन करता था? ए 7वें शिलालेख से, बी 8वें शिलालेख से, सी 9वें शिलालेख से, या डी 10वें शिलालेख से? चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अशोक के 8वें शिलालेख से हमको उसकी धम्म यात्राओं या धर्म यात्राओं के बारे में जानकारी मिलती है। अपनी इन्हीं धम्म या धर्म यात्राओं के क्रम में अशोक ब्राह्मणों और क्षमणों का दर्शन भी करता था। ठीक है, नेक्स्ट बाकी अन्य शिलालेखों के बारे में बात करते हैं तो देखिए, अशोक के 7वें शिलालेख में उसने कहा कि सभी संप्रदायों के मानने वालों के प्रति सद्भावना का भाव रखना चाहिए। ऐसा उसने अपने राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया था कि कोई भी संप्रदाय हो, आप उनके प्रति सद्भावना का भाव रखिए। जरूरी नहीं कि बौद्धों के प्रति आप जो है सद्भावना का भाव रखिए और अन्य के प्रति विद्वेष का, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो सद्भावना को संदेश देने वाला अशोक का जो अभिलेख था वह था 7वां शिलालेख। अशोक की धम्म यात्राओं के संबंध में जो संदेश देने वाला शिलालेख था वह था उसका 8वां शिलालेख। अपने 9वें शिलालेख में अशोक ने धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया था। ठीक है, और इसके अलावा इसने अपने 10वें शिलालेख या अशोक के 10वें शिलालेख में यश और कीर्ति की जगह धर्म को श्रेष्ठ कहा गया। यश और कीर्ति की जगह अशोक के द्वारा धर्म पालन पर बल दिया गया या धर्म पालन को श्रेष्ठ कहा गया। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ राजवंशों को दिया गया है, दूसरी तरफ उनके संस्थापकों को दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर टिक करिए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। सी नहीं भाई, डी देवभूति ना, वासुदेव तो कंड वंश का संस्थापक था ही। ठीक है, तो देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वह था देवभूति, लेकिन शुंग वंश का जो संस्थापक था यह था पुष्य, बताइए मित्र या भूति? पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र जो था वह शुंग वंश का संस्थापक था। इसने मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और इसी वंश यानी शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वह देवभूति था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाकाटक वंश की स्थापना की थी विंध्य शक्ति ने। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक श्री शांत मूलक था। कंड वंश का संस्थापक वासुदेव था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में किसने सर्वाधिक अभिलेख एवं सर्वाधिक प्रकार के सिक्के जारी किए? ऑप्शन है आपके पास ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त और डी स्कंदगुप्त। इन्हें मैं यहीं लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया। सी कुमारगुप्त और डी स्कंदगुप्त। चलिए, जो सही आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुमारगुप्त द्वारा जो है, जो गुप्तकालीन शासक था कुमारगुप्त, इसी के द्वारा सर्वाधिक अभिलेख और सर्वाधिक प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे। देखिए, कुमारगुप्त प्रथम जो था ना, उसने सर्वाधिक लगभग 18 अभिलेख जारी किए थे। जरा अशोक के बारे में आप लोग बताइए, उसके द्वारा कितने अभिलेख जारी किए गए थे? ठीक है, और 14 प्रकार के इसने सिक्के भी जारी किए थे। किसने? कुमारगुप्त ने। ठीक है, ये तो हो गई हमारी सारी बातें। चलिए, एक और चीज़ जान लीजिए कि मयूर शैली के जो सिक्के थे ना, इसकी शुरुआत भी कुमारगुप्त के द्वारा ही की गई थी। मतलब मयूर शैली कहने का मतलब कि सिक्कों पर मोर का क्या कहते हैं, चित्र छापा जाता था। ठीक है, और मयूर शैली के जो सिक्के होते थे वे चांदी के होते थे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। उस समय भूमि को कितने प्रकार में बांटा गया था? ए 3, बी 4, सी 5 या डी 2? देखिए, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में जो है कृषि को 4 प्रकार में बांटा गया था, और इन चारों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो प्रकार था वह था वास्तु भूमि का। वास्तु भूमि उसको बोला जाता था जहाँ पर लोग रहते थे या जो भूमि बसने के लायक होती थी उसको वास्तु भूमि कहा जाता था।
दूसरा प्रकार था वह था अप्रहत भूमि का। अप्रहत भूमि उसको बोला जाता था जो जोत योग्य नहीं होती थी या जिस भूमि को जोता नहीं जाता था। ठीक है। तीसरा प्रकार जो था भूमि का वह कहा जाता था उसको सदबल भूमि। ठीक है। सदबल भूमि घास के मैदानों को बोला जाता था। और चौथा जो प्रकार था वह था दलदली भूमि का और इसको बोला जाता था औदिक या औदक भूमि। औदिक या औदक भूमि बोला जाता था। यह दलदली प्रकार का होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि चौथी शताब्दी के दौरान उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में 7 वाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति का उदय हुआ। यह स्थानीय शक्ति थी ए चालुक्य, बी कदम्ब, सी इक्ष्वाकु या डी वाकाटक। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 7 वाहनों के स्थान पर जिस स्थानीय शक्ति का उदय होता है उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में चौथी शताब्दी में, वह शक्ति थी वाकाटक शक्ति या फिर वाकाटक वंश, जिसका संस्थापक था कौन बताइए? अभी हमने डिस्कस किया विंध्य शक्ति। ठीक है, चलिए देखिए, कदम्ब तथा जो इक्ष्वाकु थे वह पूर्वी भाग में उनका शासन था और चालुक्यों का वो था जो प्रभुत्व था वह वाकाटक के बाद स्थापित हो पाया था उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ के क्षेत्रों में। नेक्स्ट, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? ए विनय पिटक, बी सूत पिटक, सी अभिधम्म पिटक या फिर डी महावामसा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो महावामसा है यह पाली भाषा में लिखा गया एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि अशोक बौद्ध धर्म का एक मूल ग्रंथ है और इसमें बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ इसी महावामसा बौद्ध ग्रंथ में जो है अशोक के बारे में भी विवरण हमको देखने को मिलता है। अशोक का विवरण भी हमको महावामसा ग्रंथ में देखने को मिलता है। बाकी जो अन्य तीनों पिटक थे इनके बारे में आपको शुरू में ही बता दिया गया कि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम थे, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और उनके सिद्धांत थे और अभिधम्म पिटक में बुद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या की गई थी। ठीक है, सबसे अंतिम में जो संकलित किया गया पिटक था वह कौन सा, जरा कमेंट में बताइए। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से अशोक का नाम मगधाधिराज किस अभिलेख पर मिलता है? ए भाब्रू अभिलेख, बताइए। बी बताएं घास, पहले ऑप्शन तो दें। बी सारनाथ अभिलेख, सी मास्की अभिलेख और डी कंधार अभिलेख। भाब्रू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पहला ऑप्शन जो है। तो बताइए किस अभिलेख में अशोक के नाम को मगधाधिराज के रूप में उल्लेखित किया गया है? भाब्रू अभिलेख, सारनाथ अभिलेख, मास्की अभिलेख और कंधार अभिलेख। चलिए देखिए, अशोक के जो नाम थे वह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से या अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग लिखे गए। ठीक है, हालांकि इनमें कहीं कुछ हद तक समानता भी थी लेकिन कुछ हद तक विभिन्नताएं भी थी। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। उसके पहले सबसे पहले जान लीजिए कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है यानी कि अशोक के नाम को मगधाधिराज कहा गया भाब्रू अभिलेख में। इसके अलावा भाब्रू अभिलेख में ही अशोक को प्रियदर्शी भी कहा गया है। ठीक है, प्रियदर्शी नाम जो है अशोक को भाब्रू के अलावा कंधार अभिलेख में भी कहा गया है। कंधार के अभिलेख में भी अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है और भाब्रू के अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। इसके अलावा भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगधाधिराज भी कहा गया है। ठीक है, देखिए विष्णु पुराण में हमको अशोक का नाम जो है वह अशोक वर्धन देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा बुद्ध शाक्य हमको अशोक का नाम देखने को मिलता है, बुद्ध शाक्य। मास्की के अभिलेख में अशोक के नाम को बुद्ध शाक्य कहा गया है। ठीक है, देवानाम प्रियदर्शी जो है रुम्मनदेही एवं गिरनार अभिलेखों में कहा गया है और इसके वास्तविक नाम अशोक का उल्लेख जो है याद रखिएगा। ठीक है, वास्तविक नाम अशोक का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर या नत्तूर, नेत्तूर ही इसको बोला जाता है, नत्तूर नहीं, नेत्तूर और उडगोलम के अभिलेखों में अशोक के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात मेगस्थनीज की इंडिका में नहीं कही गई है? ए भारतीय लोग ब्याज नहीं लेते थे, बी
सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। सी, दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। डी, कृषि सबसे अच्छा उद्योग था और साल में 3 फसलों का उल्लेख करता है। कौन? इंडिका में मेगास्थनीज। यह पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कौन सा कथन गलत है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कृषि सबसे अच्छा उद्योग था, साल में 3 नहीं 2 फसलों का उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की इंडिका में। साल में 3 फसलों का उल्लेख किया गया है, किस में बताइए? यह किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, जिसमें चावल को सर्वश्रेष्ठ फसल माना गया और गन्ने को निकृष्टतम फसल माना गया। गन्ना जो है सबसे निम्न स्तर का फसल माना गया और चावल सबसे श्रेष्ठ स्तर का फसल या उपज मानी गई। ठीक है, लेकिन मेगास्थनीज 2 ही प्रकार के फसलों की बात करता है कि साल में 2 प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। इसके अलावा मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में जो बात कही उसमें कहा उसने कि जो भारतीय लोग थे वे ब्याज नहीं लेते थे। भारतीय समाज में कहीं पर भी सती प्रथा का प्रचलन नहीं था और साथ ही साथ भारत में दास प्रथा भी प्रचलित नहीं थी, ऐसा मेगास्थनीज की इंडिका में कहा गया है। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दास प्रथा और दासों के बारे में बताया गया है। ठीक है, यह सारी चीज़ें जानते रहिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित गुप्तकालीन शासकों में से किसने महाराज की उपाधि धारण की? ए, श्रीगुप्त, बी, समुद्रगुप्त, सी, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर डी, कुमारगुप्त। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त ने जो है घटोत्कच गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी और ऐसा माना जाता है कि ये लोग स्वतंत्र शासक नहीं थे, क्योंकि उस समय यानी कि जो गुप्त काल का जब शुरुआत हुआ था तो उस समय महाराज की उपाधि जो थी वह सामंतों के द्वारा धारित की जाती थी, या सामंतों की जो उपाधि थी वह महाराज की थी। सबसे पहले जो है महाराजा धीराज की उपाधि जो है वह धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसी कारण इसको यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम को जो है वह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त शासकों द्वारा विष्णु मंदिर निर्माण के लिए गांव को अनुदान में दिया था? गुप्त शासकों द्वारा विष्णु मंदिर निर्माण के लिए एक गांव को अनुदान या गांवों का अनुदान दिया गया था, होना चाहिए यहाँ पर। ए, जूनागढ़ अभिलेख, बी, भीतरी स्तंभ लेख, सी, एरण अभिलेख या फिर डी, बिहार स्तंभ लेख। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। भीतरी स्तंभ लेख से हमको पता चलता है कि जो गुप्त शासक थे उनके द्वारा विष्णु मंदिर के निर्माण के लिए गांव का दान दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा हमको भीतरी स्तंभ लेख से कुछ अन्य चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि इसी भीतरी स्तंभ लेख से हमको समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त की माताओं के बारे में पता चलता है। और साथ ही साथ इसी भीतरी स्तंभ लेख में हमको पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का भी उल्लेख मिलता है, या फिर हूणों के साथ पुष्यमित्र का युद्ध हुआ था, ऐसा विवरण भी हमको इसी भीतरी स्तंभ में देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ यह अनुदान तो दिया ही गया था, तो भूमि अनुदान की बात भी हमको इसी भीतरी स्तंभ से देखने को मिलती है। तो भीतरी स्तंभ लेख थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ पर है यह भीतरी स्तंभ लेख जो है वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। थोड़ा गाजीपुर के होंगे आप लोग तो घूम आइएगा एक बार, नहीं है तो अभी घूमने की जरूरत नहीं, पेपर के बाद जाइएगा सिलेक्शन लेकर के। ठीक है, देखिए बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग जूनागढ़ अभिलेख की। तो जूनागढ़ अभिलेख और बिहार का अभिलेख, ये बिहार का जो अभिलेख है, यह दोनों अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसके अलावा एरण अभिलेख जो कि भानुगुप्त द्वारा लिखा गया था, इसी में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख किया गया था। कहाँ पर? एरण के अभिलेख में। किसने दिया था? भानुगुप्त ने। ठीक है, और जूनागढ़ और बिहार स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो जूनागढ़ और बिहार स्तंभ लेख जो है यह दोनों अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। थोड़ा सा ना लेट बहुत ज़्यादा हो गया है, इस वजह से जल्दी के चक्कर में। चलिए, मौर्यों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित शासक राजवंशों के उत्तराधिकारी को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताना है आपको कि मौर्यों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से राजवंश आए, या मौर्यों के उत्तराधिकारियों का क्रम लिखना है आपको वंशों के आधार पर। पहला शुंग, कुषाण, हिंद, यूनान, पार्थियन, यह विकल्प है आपके सामने।
ऑप्शन ये है, इन्हें आप स्वयं से पढ़िए। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करते हुए 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, शुंग के बाद जो भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ वह हिंद यवन शासकों द्वारा, या इन्हें बैक्टीरियाई यवन भी कहा जाता है, बैक्टीरियाई यवन भी कहा जाता है, इनके द्वारा किया गया था, शासन भी किया गया इनके द्वारा। ठीक है, और इसके बाद इनका जो बैक्टीरियाई यवन था या हिंद यूनानी शासक थे, इनमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था वह था रुद्रदामन प्रथम। कौन था? रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, यह एक हिंद यवन शासक रुद्रदामन प्रथम नहीं भाई, हिंद यवन शासक जो सर्वाधिक प्रसिद्ध था वह था मिनांडर। ठीक है, मिनांडर, या इसे मिलिंद कहा जाता है। ठीक है, मिलिंद पन्हो आप देखेंगे, आएगा अभी प्रश्नों में आगे। ठीक है, रुद्रदामन तो उनका शासक था ना, क्या कहते हैं, शक शासक था रुद्रदामन। ठीक है, तो हिंद यवन के बाद जो भारत में आए वे आए शक शासक। ठीक है, और शकों का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था वह था रुद्रदामन प्रथम, इनके बारे में हमारी बात हो चुकी है। शकों के बाद जो भारत में आए वे आए पार्थियन। ठीक है, हिंद यवन के बाद कौन आए? शक आए, शक के बाद आ गए पार्थियन। ठीक है, 1 3 फिर 4। पार्थियनों का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वह था गोंडो फर्नीज। ठीक है, पार्थियन के बाद जो शासक आए वे थे कुषाण, और कुषाणों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुआ कनिष्क। इसी के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वह सत्य नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, ए, कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे जिनका वजन 126 ग्रेन होता था। बी, सातवाहनों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए। सी, हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। और डी, कुषाणों ने सबसे अधिक मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए थे। आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो गलत है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यह गलत है। जो कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे तो उनका वजन जो था वह था 124 ग्रेन, न कि 126 ग्रेन। बाकी अन्य सभी कथन सही हैं। ठीक है, हिंद यवन शासकों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस लघु स्तंभ लेख से हमको पता चलता है कि अशोक ने बुद्ध के पूर्व जन्म को स्वीकार किया था। ए, रुम्मदेई स्तंभ लेख। बी, कौशाम्बी स्तंभ लेख। सी, सारनाथ लघु स्तंभ लेख। या डी, निगाली सागर स्तंभ लेख। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, निगाली सागर स्तंभ लेख से हमको यह पता चलता है कि अशोक ने बुद्ध के पूर्व जन्म को स्वीकार किया था। ठीक है, इसके अलावा जो रुम्मदेई स्तंभ अभिलेख है वह कहाँ पर है? तो रुम्मदेई स्तंभ अभिलेख वह लुम्बिनी में स्थित है। और रुम्मदेई स्तंभ लेख को आर्थिक लेख के रूप में भी जाना जाता है। इसमें हमको मौर्यकालीन आर्थिक विशेषताओं या आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है, इसीलिए इसको आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं कि रुम्मदेई अभिलेख से हमको मौर्यकालीन कर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, जिस कारण इसको आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। और कौशाम्बी स्तंभ लेख को एक अन्य नाम रानी का स्तंभ भी कहा जाता है, या रानी का स्तंभ लेख कहा जाता है। इसी स्तंभ लेख में पहली बार अशोक की रानी कारुआकी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए, और बाकी सारनाथ के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा नागार्जुन पहाड़ी पर स्थित है? ए, कर्ण चौपड़। बी, सुदामा की गुफा। सी, गोपी गुफा। या फिर डी, विश्व झोपड़ी गुफा। चलिए, ऐसा करते हैं, इस प्रश्न को अब यहीं रुक देते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो जा रहा है। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।